हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग सेल में बात करने वाले हैं कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है, मैं बता दूं हमारा चैप्टर चल रहा है कोशिका एवं ऊतक, सेल एंड टिश्यूज। याद रखिएगा, ये जो वीडियोस हैं, जितने भी वीडियोस हैं, सारे के सारे वीडियोस आपके ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर है। आप सबके लिए, सभी की तैयारी के लिए इस वीडियोस को देख सकते हैं। और हाँ, कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ कुछ विशेष कारण से, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे बढ़ते हैं, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज जो हम लोग बात करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में कोशिका के प्रकार बताए थे। संरचना के आधार पर जो है कोशिका के दो प्रकार थे, या फिर न्यूक्लियस केंद्रक के अभाव और होने और नहीं होने की वजह से कोशिका को दो प्रकार से डिवाइड किया गया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आप उस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका की संरचना के बारे में। संरचना, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल जब हमें पढ़ना है, सेल की संरचना जब हमें पढ़नी है, इसके बारे में सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले देखिए कितने स्ट्रक्चर, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक एक करके हम लोग चीजों को समझते हैं। देखिए ध्यान से और चीजों को समझते चलिएगा। देखिए सबसे पहले कहता है कोशिका का जो निर्माण हुआ है, इसके लिए विभिन्न घटकों की आवश्यकता होती है। बहुत सारे कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। उन कंपोनेंट्स को ही क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहा जाता है। इंग्लिश में इसको सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। ऑर्गेनल्स, है ना। जैसे कि हमारे शरीर के निर्माण के लिए बहुत सारे अंगों की आवश्यकता होती है, जैसे किडनी है, फेफड़ा है, हार्ट है, हड्डी है, मसल्स है। इन सारी चीजों को मिला दे एक मानव का शरीर बना। उसी प्रकार से किसी भी कोशिका, शरीर की ही सूक्ष्मतम इकाई होती है कोशिका। और किसी भी कोशिका के बनने के लिए, जब कोई भी कोशिका होती है उसके बनने के लिए उसमें कोशिकांग की आवश्यकता होती है। कोशिकांग मतलब होता है कोशिका का अंग, कोशिका का अंग, है ना। सेल ऑर्गेनल्स, इसी को कहते हैं, है ना। तो सेल ऑर्गेनल से बना हुआ है कोशिकांग। मतलब कोशिका है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे और उनका अलग अलग नाम होगा। जैसे हमारे शरीर में विभिन्न कार्य करने के लिए विभिन्न तरह के अंग हैं, उसी प्रकार से कोशिका के अंदर विभिन्न कार्य करने के लिए विभिन्न जो है कोशिकांग होते हैं, जिनको कि हम लोग सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है। कहता है प्रत्येक कोशिका को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो अगर हमको स्टडी करना है, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है, तो तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। एक होता है जिसको कहते हैं कोशिका झिल्ली, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, जिसको कि हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। एक होता है आपका केंद्रक, जिसको कि हम लोग ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, है ना। जिसको कि न्यूक्लियस कहते हैं। जो केंद्रक होता है वो ब्रेन ऑफ द सेल्स होता है। तो याद रखिएगा कि संरचना को खास करके किस आधार पर? अध्ययन की सुगमता के लिए। अध्ययन मतलब इसके बारे में स्टडी करना है, इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में हमें चीजों को समझना है। इसके दृष्टिकोण से सुगमता के लिए, मतलब आसान करने के लिए, स्टडी को आसान करने के लिए इसको तीन पार्ट में बांटा गया है कोशिका। एक होती है कोशिका झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आउटर मोस्ट वॉल होता है, आउटर मोस्ट वॉल होता है। जब हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ेंगे तो सेल्स जो है वो दो टाइप से होगा। सेल्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से दो तरह की होती है। एक प्लांट सेल होता है, दूसरा एनिमल सेल होता है। जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में यही सेल मेम्ब्रेन जो होता है, आउटर मोस्ट वॉल जो होता है, ये कठोर होता है, ठोस होता है। इसी को नाम दे दिया जाता है सेल वॉल, सेल वॉल। हिंदी में इसी को कहते हैं कोशिका भित्ति। और ये सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है तब। लेकिन जब हम एनिमल सेल्स की बात करेंगे, जब जंतु कोशिका की बात करेंगे, तो जंतु कोशिका में कोशिका के चारों तरफ जो वॉल होगा उसको सेल मेम्ब्रेन कह देगा, मतलब कोशिका झिल्ली कह देगा। अब कोशिका के अंदर जो तरल सेमी लिक्विड भरा होता है, सेमी ट्रांसलूसेंट लिक्विड जो भरा होता है, इसी को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और तीसरा जो पार्ट हो गया न्यूक्लियस केंद्रक, जो कि जहां पर
कि कोशिका की सारी डिसीजन मेकिंग काम होती है। जैसे हमारे शरीर में सारा डिसीजन मेकिंग जो वर्क होगा वो कहां होगा, तो हमारे ब्रेन में होगा। तो वही चीज सेल के अंदर जब हम डिवाइड करेंगे, सेल के अंदर जब देखेंगे तो वो कहां पर होगा, सेल के न्यूक्लियस में जो है ये सारे फंक्शंस वर्क करते हैं। मतलब ये सारे फंक्शंस जो है सेल के न्यूक्लियस में होते हैं। तो केंद्रक जो है एक विशेष पार्ट होता है सेल का। तो याद रखिएगा, अध्ययन की सुगमता के लिए, मतलब स्टडी के लिए जो है कि अच्छे से आराम से स्टडी हो सके, इसको 3 पार्ट में सेल्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन आ गया, दूसरा साइटोप्लाज्म आ गया, तीसरा आपका न्यूक्लियस आ गया। सेल मेम्ब्रेन के साथ आप सेल वॉल भी जोड़ सकते हैं, सेल वॉल, क्योंकि जब हम प्लांट सेल्स की बात करेंगे तो सेल वॉल भी आएगा। ठीक है। अब कहता है कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य का क्या क्या कहा, साइटोप्लाज्म, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, देखिए पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं पढ़ाई करेंगे अच्छे से या फिर चीजों को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो आगे अटक के रह जाइएगा। ठीक है। देखिए क्या कहता है, कोशिका द्रव्य कहां है, सेकंड नंबर, और केंद्रक तो दोनों को अगर हम मिला देते हैं, दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ये वन लाइनर होता है, ये कभी कभार पूछ लिया जाता है कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। देखिए कहता है कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो कोशिका झिल्ली है, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहता है। क्या कहता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहता है। मैं आपको पहले दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। देखिए इमेज में जब देखिएगा ना तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी। ये देखिए इमेज है, दो तरह के सेल्स हैं, एक तरफ आपका एनिमल सेल्स है, दूसरी तरफ आपका जो है प्लांट सेल्स है। ठीक है, क्या है, एक तरफ आपका एनिमल सेल्स है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल, है ना, किसी भी जंतु का जो है सेल्यूलर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। उसके बाद ये है आपका प्लांट सेल, मतलब पादप की कोशिका, किसी भी प्लांट की जो सेल्स होती है वो किस प्रकार की होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा सेल स्ट्रक्चर है वो किसका है, एनिमल का है। एनिमल का सेल स्ट्रक्चर जो होता है, ये देखिएगा बाहर से जो है, बाहर से ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, इसी ब्लू कलर वाले पार्ट को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी को हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, कोशिका झिल्ली कहते हैं, अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए, चीजें ज्यादा तरीके से समझ में आएंगी। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं, अब 2x स्पीड कर दीजिए, है ना। जो पहली बार इस वीडियो को पढ़ रहे हैं उनको भी लाभ होगा, और जो रिवीजन के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं उनको भी लाभ होगा। क्या कहा, ये जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, इसी को क्या कहा, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद देखिएगा यहां पर जो हरा वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो हरा वाला साइड में पार्ट दिख रहा है अपने को, इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है सेल वॉल। यहां पर देखिए मेंशन किया हुआ है सेल वॉल, क्या लिखा है, सेल वॉल। इसी को हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। अब देखिएगा कोशिका के अंदर जो है, ये जो छोटा छोटा पार्ट अपने को दिख रहा है, ये जो छोटा छोटा पार्ट दिख रहा है, किसी को माइटोकॉन्ड्रिया कर देगा, किसी को राइबोसोम कह देगा, किसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देगा, किसी को वैक्यूलस कह देगा, किसी को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कह देगा। तो ये सारी चीजें जो कह रहा है, किसी को न्यूक्लियस कह देगा, है ना। इन्हीं को कहते हैं कोशिकांग। क्या कहते हैं, कोशिकांग। इंग्लिश में इसी को सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। अब कोशिकांग जो है कोशिका के अंदर होता है, और यहां पे जो स्काई ब्लू कलर का आपको लिक्विड टाइप का दिख रहा है, इसी को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इसी को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। याद रखिएगा, इसी को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर जो द्रव्य मौजूद होता है, उसी को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है, या कोशिका द्रव्य कहा जाता है।
और बीच में ये जो होता है, बीच वाला जो पार्ट होता है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। याद होगा मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन या फिर आप कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन वाला, झिल्ली वाला जो है कोशिकांग नहीं होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक्स में। आप पिछला वीडियो जाकर देखिएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं उसमें आप जब ध्यान से देखिएगा, उसके सेल्स के अंदर, कोशिका के अंदर जो है, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो झिल्ली वाले नहीं होते हैं। लेकिन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये सारे के सारे आपके यूकैरियोटिक है। क्या है? आपके यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो है सेल ऑर्गेनल्स जो होता है उसके चारों तरफ झिल्ली मौजूद होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है। ठीक है ना? और काफी सारे क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं। तो यहां पर देखिएगा बीच में क्या है? न्यूक्लियस, जिसको हमने ब्रेन ऑफ द सेल कहा, जो कि एनिमल सेल्स के साथ साथ आप प्लांट सेल्स में भी देख सकते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोस है और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो है ये सारी चीजें होती है, वो हम लोग एक एक करके बात करेंगे। लेकिन पहले न्यूक्लियस समझ लीजिए कि ये न्यूक्लियस होता है, जिसको क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। अब सेल डिवीजन होगा, कब होगा, कैसे होगा, या क्या क्या काम करना है इस सेल को, सारा का सारा जो वर्क होगा, सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन कमांड होगा, वो न्यूक्लियस के थ्रू ही निकलता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, आरएनए, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है ना? डीएनए आरएनए के प्रकार कौन कौन से? टीआरएनए, आरआरएनए होता है, क्या होता है? एमआरएनए होता क्या होता है ना? इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन होता कहां पर है? तो न्यूक्लियस में ही होता है। और ये जो डीएनए सब होता है या आरएनए होता है, खास करके हम लोग डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए क्या होता है? तो हेराडिटी, अनुवांशिकता का वाहक कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवांशिकता का वाहक कहलाता। अब ये अनुवांशिकता का वाहक क्या होता है? तो कहता है कि जो पेरेंट सेल होता है उसका जो फीचर होता है, वो फीचर जो है उसके नए जो संतति होगी, संतति कोशिकाएं होंगी, उन संतति कोशिकाओं में पेरेंट सेल्स का जो क्या कहते हैं, जो उनका पिता वाला जो सेल होगा उसका इंफॉर्मेशन कैरी आउट करेगा, कैरी करेगा, लेकर जाएगा। कौन लेकर जाएगा? तो डीएनए जो है वो काम करेगा, है ना? तो वो होता कहां पे है? न्यूक्लियस में होता है ना? सारा इंफॉर्मेशन यहीं से निकलता है। ठीक है, तो यहां पर समझ में आ गया सेल मेम्ब्रेन कौन सा पार्ट होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, और न्यूक्लियस कौन सा होता है ना? न्यूक्लियस के चारों ओर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। याद रखिएगा, न्यूक्लियस के चारों ओर, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस है आपका, यहां पर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियोस होता है। न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियोस होता है, याद रखिएगा। और न्यूक्लियर के चारों तरफ जो है, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके देखते हैं हम लोग कि क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। देखिए, कहता है सेल मेम्ब्रेन को ही क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन को ही क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और याद रखिएगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है एक सेमी परमेबल, या इसी को हिंदी में कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसको अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, जब आप ओनियन को पील करते हैं, जब प्याज को छीलते हैं, तो उसके अंदर में देखिएगा दो लेयर के बीच में एक पतली सी झिल्ली होती है। आप उसी झिल्ली से कंसीडर कर सकते हैं, वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, जो रिवर्स ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो है मटेरियल को एक अंदर या बाहर की ओर ट्रांसपोर्ट करता है। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? देखिए, उतना डीप में नहीं जाना है अपने को फिलहाल, क्योंकि हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं तो उतना डीप में नहीं चलते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, जिस ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करता है सेल मेम्ब्रेन जो जरूरत की चीजें हैं वो बाहर से अंदर की ओर लेता है, और अंदर से फिर बाहर की ओर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अपने अंदर से बाहर कर देता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग, हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे अंदर जो गंदगी है उसको बाहर निकालने के लिए हमारे पास क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है। उसी प्रकार से झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या करता है?
खाने पीने की चीज तो अब्सॉर्ब करता ही है, साथ ही साथ क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है सेल के अंदर उसको बाहर करता है। ठीक है, तो कहता है प्रत्येक कोशिका की सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। कैसी होती है? याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। लेकिन जब हम सेल वॉल की बात करेंगे तो सेल वॉल क्या होता है? कठोर होता है, ठोस होता है। ये लिपिड का बना होता है, लेकिन जब हम सेलुलोज की बात करेंगे, सॉरी, जब कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो वो सेलुलोज का बना होता है। देखते हैं, कहता प्रत्येक कोशिका की सबसे बाहरी चारों ओर का जो पतली, जो मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, अब या प्लाज्मा झिल्ली भी कह दीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए, कोशिका झिल्ली कहिए, सेल मेम्ब्रेन कहिए, ठीक है, सेल वॉल कहिए, सब एक ही है ना। लेकिन सेल वॉल प्लांट में हो जाता है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल्स में हो जाता है। ठीक है, कहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं यह झिल्ली जीवित और अर्ध पारगम्य या सेमी परमेबल होती है। कैसी होती है? यह झिल्ली जो है जीवित होती है, मतलब लाइव होती है, जो काम करती है, और साथ ही साथ क्या होती है? अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य का मैंने बताया कि जो, जैसे ये सेल है, इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और अंदर की ओर जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? बाहर निकलेगा, और ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा? अंदर जाएगा। तभी तो रेस्पिरेशन होगा सेल के अंदर, है ना। क्या होगा? बाहर से जल जो है, वाटर, अंदर जाएगा, और अंदर से बाहर क्या आएगा? वेस्ट प्रोडक्ट आएगा, है ना। ये प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ओस्मोसिस। क्या कहा जाता है? ओस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और क्या चीजें कह सकते हैं। तो यहां पर कहता है यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। क्या है ये? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं इसको। अब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्या होता है? जैसे कि अगर हमको दिया जाए कि मुझे इन चीजों में किसी चीज का चयन करना है और उसी को अपने साथ रखना है, क्या हो गया? ये मेरा अपना होगा कि हमको क्या रिक्वायर्ड है ना, तो उसी अनुसार हम अपने पास उन चीजों को रखेंगे। उसी प्रकार से जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इसके पास ऑप्शन होता है कि ये चयन करता है कि किसको अपने अंदर लेना है, किसको अपने अंदर नहीं लेना है। इसीलिए इसको क्या कहा गया? इसमें जो है ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होता है। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन को? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। कारण क्या है? ये चयन करता है कि किसको हमें अंदर रखना है, किसको हमें बाहर निकलना है। इस क्रम में अगर ये चाहे तो अगर ऐसा होता कि सब कुछ बाहर निकल सकता, अर्ध पारगम्य पूरी तरह से होता, तो सब कुछ बाहर निकल गया होता। जबकि सब कुछ बाहर नहीं निकलता। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वेस्ट प्रोडक्ट निकला, है ना। जो रेस्पिरेशन के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला है, प्रोड्यूस हुआ है, उसको बाहर निकाला, और लिया क्या? सिर्फ पानी लिया, और भी बहुत सारी चीजें हैं उसको भी ले सकता है। O2 गैसेस लिया, और भी तो बहुत सारे गैसेस हैं वो भी ले सकता है, नहीं लेता। इसीलिए इसको क्या कहा गया? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा गया। अब कोशिका झिल्ली जो है वो किसकी बनी होती है? तो याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड एक फैट है, लिपिड को फैट कहा जाता है। फैट और प्रोटीन मिलके क्या बनता है? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली बनता है ना। कहता है इसमें दो परत प्रोटीन, इसके बीच में एक परत लिपिड रहता है। क्या रहता है? दो परत। जैसे कि अगर हम सेल मेम्ब्रेन को बनाए तो सेल मेम्ब्रेन ये हो गया हमारा, ऐसे करके सेल मेम्ब्रेन हो गया। कहता है दो परत जो है वो प्रोटीन का हो गया, मतलब बाहर, और अंदर का जो परत हो गया ये किसका हो गया? प्रोटीन का हो गया। और बीच वाला जो परत हो गया मेरा, वो किसका हो गया? याद रखिएगा, वो आपका हो गया लिपिड का। फैट मतलब वसा जिसको कहते हैं हम लोग, लिपिड का रहता है। याद रखिएगा, ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी इसको कह सकते हैं। और ये जो है किसका बना होता है? सेल मेम्ब्रेन। तो याद रखिएगा, लिपिड
और प्रोटीन का बना होता है। दो परत जो है, दो परत प्रोटीन और उसके बीच में लिपिड रहता है। क्या रहता है? लिपिड रहता है ना। अब इसका फंक्शन क्या क्या है? सेल मेम्ब्रेन का क्या कार्य है, फंक्शन क्या है? कहता है यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? लिमिटिंग मेम्ब्रेन। मतलब ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहलाता है ना। जब सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहलाता है, इसका मतलब है ये सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर और बाहर करेगा, है ना, हर चीज को अंदर बाहर नहीं करेगा। तो इसीलिए इसको कहा गया सीमित है, इसमें यही चीज आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसीलिए इसको कहा गया यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। कहता है यह कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है। कोशिका को निश्चित आकार बनाए रखने में क्या करती है? सहायता करती है। अब साइटोप्लाज्म है, लिक्विड है, ट्रांसलूसेंट लिक्विड है, ये कहीं भी बहेगा ना, इधर उधर चला जाएगा, तो उसका क्या करेगा? शेप प्रॉपर बनाकर रखने की मदद करेगा, है ना। इधर उधर उसके कोशिकांग को नहीं छिटकने देता, एक तरह से समझिए बांधने का काम कर रहा है। सेल मेम्ब्रेन जो है सेल ऑर्गेनेल्स को जो है वो क्या कर रहा है, और साइटोप्लाज्म को बांध के रखने का काम करने वाला होता है सेल मेम्ब्रेन। कहता है यह कोशिका को यांत्रिक सहायता, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसा सपोर्ट? मैकेनिकल सपोर्ट। क्या कहा मैंने? बांध के रखा। अब बांधने के लिए क्या चाहिए? मैकेनिकल सपोर्ट है ना। अगर हम किसी को पकड़ के रखे हुए तो मैकेनिकली, है ना, यांत्रिक रूप से उसको पकड़ के रखे ना। अगर हम किसी को स्टैंड किए, कोई खड़ा है, वो गिर रहा है, तो उसको हमने क्या किया? मैकेनिकली सपोर्ट दिया, है ना, यांत्रिक सपोर्ट दिया, यांत्रिक सहारा दिया, है ना। तो कहता है जो कोशिका मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है वो यांत्रिक सहारा देता है। किसको? सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं उसको क्या करता है? यांत्रिक सहारा देता है। कहता है यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने व अंदर आने में नियंत्रण करती है। क्या कहा? विभिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, उसको उसके अणुओं को बाहर निकालना है, ऑक्सीजन के अणुओं को अंदर लाना है, वाटर के अणुओं को अंदर लाना है। तो इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो अणु है उसको बाहर निकालता है और अंदर आने में नियंत्रित करता है। अब ज्यादा पानी मतलब मान लीजिए पानी ही ले रहा है, अब ऐसा तो नहीं कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर ले लेगा। अब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जब वाटर ले लेगा तो क्या कहलाएगा? ओवर हाइड्रेटेड हो जाएगा। तो ऐसा भी तो नहीं होता है ना। ओवर हाइड्रेटेड एक होता है हाइड्रेटेड, जो कि शरीर के अनुसार, मतलब कोशिका के अनुसार जो है, अगर उसके अंदर पानी है, मतलब एक प्रोपोर्शन में, एक रेशियो में है, तो वो कहलाएगा हाइड्रेटेड। लेकिन अगर उससे अधिक हो जाए क्या कहलाएगा? ओवर हाइड्रेटेड कहलाएगा। लेस हाइड्रेशन उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन, है ना, कम हो जाएगा तो उसको डिहाइड्रेशन कह देगा। तो कहता है कि वो उसको पता है कितना रखना है, कितना बाहर करना है। कहता है जंतु कोशिका में यह सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में सहायक है। जंतु कोशिका में सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलिया, विलाई और इन सब का निर्माण में जो है वो हेल्प करता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इमेज से मैंने दिखा दिया है सेल मेम्ब्रेन कहां पर है। अब चलिए, अब चलते हैं हम लोग सेल वॉल में, जिसको कि हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति जिसको कि सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल कहते हैं। याद रखिएगा कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है सिमिलरली सेल वॉल होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर, इसका बनावट जो होता है वो अलग होता है। रीजन क्या है? इसका मटेरियल अलग है, समझिए, इसके बनने का जो पदार्थ है वो अलग है। याद होगा सेल मेम्ब्रेन में मैंने क्या कहा? प्रोटीन है, 2 लेयर प्रोटीन है, बीच में लिपिड है ना। लेकिन जब हम सेल वॉल की बात करते हैं तो ये किससे बनाता है? सेल्यूलोज का बना होता है। अब वहां पर भी यांत्रिक सहारा, यहां पे भी यांत्रिक सहारा देगा, दोनों एक ही चीज है, बट मटेरियल अलग होने के कारण एक लचीला हो जाता है और एक कठोर हो जाता है, जो निश्चित आकार देने में, देखिए, जब हम सेल मेम्ब्रेन में हमने बात की तो हमने ये नहीं कहा कि उसको निश्चित आकार देगा, फ्लेक्सिबल आकार देता है ना, लेकिन बांध के रखने का प्रयास करेगा। एक आकार तो देगा लेकिन बांध के रखने का प्रयास करता है, फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। लेकिन जब हम सेल वॉल की बात करते हैं तो ये पादप कोशिकाओं में होता है, प्लांट में होता है,
और प्लांट में होने के वजह से ये सेल्यूलोज का बना होता है जो कठोर होता है ना। कहता है पादप कोशिकाओं के चारों ओर एक मोटे कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है। इसी आवरण को क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। यह मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी एवं पारगम्य होती है। क्या होता है? परमेबल होता है। ठीक है, वहां पे क्या था? सेमी परमेबल था, यहां पे क्या है? परमेबल है, मतलब खुलेआम आना जाना चलता रहेगा, है ना। परमेबल है, वहां पर क्या है? सेलेक्टिवली परमेबल है, लेकिन यहां पर परमेबल है। कहता है सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। मतलब एक जो है क्या कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देने का काम कर रहा है। मतलब उसके स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देगा, इतना मजबूत होता है, उसको दृढ़ता देगा। किसको? कोशिका को। इसी के कारण कोशिका भित्ति कड़ी और क्या हो जाती है? निर्जीव होती है। जब हमने क्या बात किया था? प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ सेल मेम्ब्रेन की जब हमने बात की थी, वो क्या था? जीवित था। लेकिन यहां पर ये क्या हो गया? निर्जीव हो गया। कड़ी होती है ना, कड़ा होता है, हार्ड होता है। इनमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन, थिकनिंग, जिसको स्थूलन मौजूद होते हैं तथा यह अर्धपारगम्य नहीं होती है। क्या होता है? परमेबल होता है, मतलब पारगम्य होता है बल्कि अर्धपारगम्य नहीं होता, कठोर होता है, निर्जीव होता है ना। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, कहता है इसका फंक्शन क्या है? सेल वॉल का फंक्शन क्या है? कहता है यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। अब कठोर है, कठोर होने की वजह से क्या हो गया? ये निश्चित आकार दे देगा, एक प्रॉपर शेप देने का काम करेगा। कौन? सेल वॉल। कहता है यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करती है। क्या कर रहा है? बाहर से डैमेज नहीं हो, किसी प्रकार से वो डैमेज ना हो, ऐसी सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है और साथ ही साथ सहारा, सपोर्ट भी देने का काम करता है। और क्या करता है? यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। सेल जो प्लांट सेल होता है, जो सेल वॉल जो है सेल मेम्ब्रेन को घेरे होता है, अब उसको क्या, वो लचीला है ना, उसको इंपैक्ट नहीं झेल सकता है, वो लचीला है, फ्लेक्सिबल होता है। अब उसको क्या कर रहा है? रक्षा करती है उसकी। किसकी? कोशिका भित्ति की, कोशिका झिल्ली की, है ना। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। क्या करेगा? यह सेल को ड्राई होने से बचाने का भी काम करता है। ठीक है, चलिए आज हम लोगों ने बात किया, ध्यान से देखिए, मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको चीजें जो है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में आप लोग उबेंगे नहीं, है ना। और वैसे भी मेरे वीडियो में मेरे ख्याल से उबने वाली ऐसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आप उबेंगे नहीं, कभी भी नहीं उबेंगे। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप किसी भी वर्ग के हों, किसी भी क्लास के हों, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि आप अच्छी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे और खुश रहेंगे। तब तक मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।